एक व्यक्ति एक रेड लाइट एरिया में जाता है। रेड लाइट एरिया में वह एक कोठे पर जाता है और कोठे पर जाने के बाद वह दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने के बाद लगभग 20 लड़कियां उसके सामने दिखाई देती हैं और जो कि बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। वह सभी लड़कियों की तरफ देख रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो नजरें झुकाए खड़ी होती है। वह शायद इस लड़की को पहचानता है। वह सोचता है कि इस लड़की को पहले कहीं देखा है, लेकिन इस पहनावे और इन कपड़ों में पहले इस लड़की को कभी नहीं देखा। वह उसके दिमाग में कुछ सवाल चल ही रहे थे, सवालों का जवाब जानना चाहता था इससे पहले कि वह उसे पसंद कर लेता, और पसंद करने के बाद एक रूम में ले जाता है। रूम में ले जाने के बाद बातचीत करने के बाद उसे पता चलता है कि यह लड़की कोई और नहीं, यह वही लड़की है जो उसकी धर्मपत्नी है। उसके दिमाग में जो सवाल थे वो सवाल चल ही रहे थे। उन सभी सवालों का जवाब उसे मिल जाता है। जब सभी सवालों का जवाब उसे मिल जाता है तो वो ऐसा कदम उठाता है कि जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और उस व्यक्ति को सल्यूट करेंगे। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं अनुज कुमार। आज की जो पूरी कहानी है यह कर्नाटक के बेंगलोर की कहानी है, जहां एक लड़का साहिल, वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, जिसकी 2-3 महीने पहले ही शादी हुई थी। उसमें उसकी पत्नी का नाम था तानिया। मल्टीनेशनल कंपनी के काम से किसी असाइनमेंट के लिए से उसे मुंबई जाना पड़ता है, और वह घर आता है और घर आकर अपनी पत्नी से बताता है कि वह उसे कंपनी के काम से मुंबई जाना पड़ेगा। तो वह पत्नी कहती है कि आप मुंबई जाओ और अपना जो है मल्टीनेशनल कंपनी का जो काम है वो कर आओ। वह मुंबई के लिए निकल जाता है। हफ्ते 10 दिन अपना काम निपटाने के बाद वह अपनी पत्नी तानिया को कॉल करता है और कॉल कर कहता है कि क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी। इतना सुनते ही तानिया खुश हो जाती है, और खुश होने के बाद वह कहती है कि उसने मुंबई टेलीविजन या टीवी पर ही देखा है, उसने फिल्मों में ही देखा है, उसने मुंबई असलियत में नहीं देखा, इसलिए वह मुंबई देखना चाहती है और मुंबई आना चाहती है। उसका पति कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैंने 7 जून 2011 का तुम्हारा रिजर्वेशन मुंबई ट्रेन का करा दिया है, तुम तैयारी करो और 7 अक्टूबर 2011 को ट्रेन में बैठकर मुंबई आ जाओ। वह बड़ी खुश हो जाती है, वह तैयारी में जुट जाती है, वह तैयार अपने कपड़े वगैरह तैयार करने लग जाती है। अब 7 अक्टूबर 2011 का दिन आता है। वह अपने खाने पीने का भी सामान पैक कर लेती है और वह रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद वह अपनी निर्धारित ट्रेन, निर्धारित बोगी और निर्धारित सीट पर बैठ जाती है। सीट पर बैठने के बाद वह सबसे पहला कॉल अपनी सास और अपने ससुर को मिलाती है और कहती है कि मम्मी पापा, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और अब ट्रेन चलने के लिए तैयार है और मैं जल्दी ही मुंबई साहिल के पास पहुंच जाऊँ। सास ससुर उसे समझाते हैं और वह भी कहते हैं कि बेटा तुम ध्यान से जाना। इसके बाद फोन कट हो जाता है और वह दूसरा कॉल जो है अपने पति साहिल को मिलाती है और साहिल से कहती है कि वह ट्रेन में बैठ चुकी है। साहिल उसे कुछ समझाता है और कहता है कि देखो, तुम पहली बार अकेली ट्रेन में सफर कर रही हो तो किसी से ज्यादा बातचीत मत करना, कोई कुछ खाने को दे तो खाना। वह कहती है ठीक है, और अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे कॉल करते रहना। वो कहती है ठीक है, आप परेशान ना करो, अगर मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं आपको कॉल कर लूंगी। उसकी बर्थ के ठीक सामने 2 अनजान व्यक्ति आकर बैठ जाते हैं। वे बिल्कुल अनजान होते हैं। ट्रेन चलती है। घंटा आध घंटा ट्रेन चलने के बाद 2 अनजान व्यक्ति आपस में बातचीत करने लगते हैं, अपना इंट्रोडक्शन करने लगते हैं, पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो। तो उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है, दोस्ती बन जाती है। तभी वे दोनों स्थानीय से पूछते हैं कि बहन जी, हमें लगता है कि आप शायद पहली बार ट्रेन में सफर कर रही हैं। लेकिन तानिया कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पहली बार ट्रेन में सफर नहीं कर रही हूँ, मैं पहले भी कई बार ट्रेन में सफर कर चुकी हूँ, लेकिन आज पहली बार अकेली ट्रेन में सफर कर रही हूँ और मुंबई जा रही हूँ। वह दोनों अनजान व्यक्ति उससे कहते हैं कि बहन जी, आप परेशान ना हो, आप अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। इस तरफ तानिया भी अपने सास ससुर और अपने पति से लगातार फोन पर बात कर रही थी।
तभी वो दोनों अनजान व्यक्ति कुछ खाने के लिए अपना टिफिन निकालते हैं और खाते खाते तानिया से भी वह पूछते हैं कि बहन जी क्या आप खाना खाओगी। तो तानिया मना कर देती है और वह अपने फोन पर बातचीत करने में लग जाती है। इसके बाद जब तानिया को भूख लगती है, तानिया अपना टिफिन निकालती है, तो तानिया भी उन दोनों व्यक्तियों से पूछती है कि भाई साहब क्या आप कुछ लेंगे। तो वो दोनों व्यक्ति उसके टिफिन में से खाने के लिए कुछ निकाल लेते हैं और खा लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में सो रहा हो तो अलग बात है, लेकिन 15-16 घंटे का यदि सफर है तो लाजमी है कि जो अनजान व्यक्ति हैं, जो पास की ही सीट में बैठे हैं, उनसे बातचीत होना शुरू हो जाती है, उनसे दोस्ती होना शुरू हो जाती है। और इसमें जो दो अनजान व्यक्ति थे वो उससे लगातार बातचीत कर रहे थे, बहन जी का प्रयोग कर रहे थे और वह उसके खाने में से भी कुछ खा रहे थे। तभी 1000 किलोमीटर में से 850 किलोमीटर का सफर तय हो जाता है। जब 150 किलोमीटर का सफर बचता है तो तानिया अपने पति साहिल को फोन करती है और कहती है कि 150 किलोमीटर बाकी बचा है, मैं इस स्टेशन पर पहुंच चुकी हूं और कुछ ही घंटों में आपके पास आ जाऊंगी। वह ट्रेन की पूरी सफर की कहानी कि अब ये है, अब ये आ गया है, खिड़की खोलकर वो सारी बातें अपने पति साहिल को बताती रहती है। इसके बाद जो दो अनजान व्यक्ति होते हैं वह तानिया से चाय पीने के लिए पूछते हैं कि बहन जी क्या आप चाय पिएंगी। तो तानिया जो है चाय पीने के लिए मना कर देती है। मना करने के बाद भी वो दो अनजान व्यक्ति 3 चाय ले लेते हैं। उन 3 चायों में से एक चाय वो उस तानिया के लिए दे देते हैं कि बहन जी हमने 3 चाय ली हैं, 2 चाय हम पी लेते हैं और 1 चाय आप पी लो। तानिया ने जैसे ही वो चाय पी, तानिया को बेहोशी आनी शुरू हो जाती है और वह नींद में चली जाती है। नींद में जाने के बाद लगभग 2-3 घंटे बाद जब उसकी बेहोशी की हालत खुलती है, वह होश में आने वाली होती है, तो वह अपने आप को बल्कि ट्रेन में नहीं, बोगी में नहीं, अपने बर्थ में नहीं, वह अपने आप को एक कार में पाती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वही दो अनजान व्यक्ति उसे कार में बैठे दिखाई देते हैं और वह उनसे पूछती है कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो। कार में कुल 3 व्यक्ति थे, 2 अनजान व्यक्ति और एक गाड़ी चला रहा था। कुल मिलाकर गाड़ी में 4 लोग थे, 3 वो लोग और एक तान्या। तान्या को गाड़ी में बिठाकर एक रेड लाइट एरिया पे ले जाया जाता है। रेड लाइट एरिया पे ले जाने के बाद उसे वहां उतारा जाता है और उतारने के बाद वह बेहोशी की हालत में थी। उसे पकड़कर ले जाया जाता है। ऐसे लगता है जैसे उनके घर की बीमार महिला हो और उसे ले जाकर वो एक कोठे पे ले जाते हैं। उधर जो साहिल था वो उसे फोन मिला रहा था, उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था और तानिया का कोई पता नहीं चल रहा था। कोठे पर ले जाने के बाद वह उसकी बार्गेनिंग करते हैं, उसकी कीमत लगाते हैं। उसकी कीमत 45,000 रुपये लगती है और वह 45,000 रुपये लेकर दोनों अनजान व्यक्ति फरार हो जाते हैं। इसके बाद जो कोठे की मालकिन होती है सुनीता पुजारी, उसे बंधक बना लेती है। बंधक बनाने के बाद उसके साथ मारपीट की जाती है। जब वह विरोध करती है, होश में आती है, तो वह उनका विरोध करती है, उसके साथ मारपीट की जाती है, चिल्लाती है, तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। 7 अक्टूबर 2011 को वह ट्रेन में बैठी थी, लेकिन 8 तारीख 9 तारीख 2-3 दिन बीत गए थे। बीतने के बाद उधर साहिल जो है उसका फोन मिलाता रहता है लगातार, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जाता है, उसका कहीं अता पता नहीं चलता। वह रेलवे स्टेशन जाता है, वह जीआरपी के पास जाता है, जीआरपी को सूचना देता है, वह पुलिस थाने जाता है और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चलता। उधर वह बेंगलोर स्टेशन भी जाता है। बेंगलोर स्टेशन जाने के बाद वह सीसीटीवी कैमरे खंगलवाता है। खंगालने के बाद यह तो पता चल जाता है कि उसकी पत्नी तानिया रेलवे स्टेशन आई थी और ट्रेन में बैठी थी, लेकिन उसका वैसे कहीं कोई अता पता या सुराग नहीं चलता। उधर कोठे पर तानिया को प्रताड़ित किया जा रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, भूखा रखा जा रहा था और उसे परेशान किया जा रहा था और वह रोती ही रहती थी। इसके बाद 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन बीतने के बाद जो कोठे की मालकिन है सुनीता पुजारी, इस लड़की तानिया के पास आती है, तानिया को मारती है, पीटती है, धमकाती है और जो अन्य मौजूद वहां महिलाएं होती हैं उनसे कहती है कि यदि यह बात नहीं मानती इसे समझा दो,
ये अगर ये बात नहीं मानती तो इसी तरह से पीटी जाएगी, इसे खाना नहीं दिया जाएगा और इसको प्रताड़ित किया जाएगा। और कल 16वें दिन इसे तैयार रखना और इसे ग्राहक के पास जाना है। तो वह महिलाएं उसके पास जाती हैं, उसे समझाती हैं और कहती हैं कि तानिया, अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जो कोठे की मालकिन कहती है वो बात मान लो। तानिया मजबूर हो जाती है, प्रताड़ित की जाती है, वह इतनी परेशान हो जाती है, वह मजबूरी में अगले दिन उन्हीं के द्वारा पहनाए गए कपड़े पहनकर बाहर आती है। और बाहर एक नया ग्राहक आता है जो उसे देखकर पसंद कर लेता है और पसंद करने के बाद उसे कमरे में लेके जाता है। कमरे में ले जाने के बाद चटकनी लगा दी जाती है। चटकनी लगाने के बाद वह उस ग्राहक के सामने रोती है। वह ऐसा रोती है कि कमरे से बाहर आवाज ना जाए। उसके पैर पकड़कर कहती है कि भैया, मेरे साथ ऐसा ऐसा वाक्य हुआ है। मेरा एक पति है साहिल, जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। मैं ट्रेन से मुंबई आ रही थी, तो वह अपनी पूरी घटना उस जो अनजान ग्राहक था उसे बताती है। जो अनजान ग्राहक था वह इतना दयावान था कि उसे उस पर दया आ जाती है और वह पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। हालांकि जो कोठों पर ये ग्राहक बनकर लोग बाग जाते हैं, ये अक्सर अच्छे इंसान नहीं होते, लेकिन वो जो ग्राहक था वो अच्छा इंसान था। उसने उसकी मदद की। वह उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वह कहती है, तुम मेरे पति से फोन पर मेरी बात करा दो। उधर साहिल जो है वो परेशान हो ही रहा था। वह सोच रहा था कि तानिया, मेरी पत्नी का फोन हर घंटे 2 घंटे में आता ही रहता था, लेकिन 15-16 दिन बीत गए, अभी तक उसका कोई फोन नहीं आया। यह वह सोच ही रहा था, तभी एक अननोन नंबर से एक कॉल उसके फोन पर आती है और वह फोन उठाता है और फोन पर आवाज आती है, हेलो, मैं तानिया बोल रही हूँ। जैसे ही वह तानिया सब सुनता है तो वह भावुक हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, कैसी हो, क्या कर रही हो, सब जानने की उससे कोशिश करता है और पूछता है तुम कहाँ हो। तो वह कहती है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। तो तानिया जो है उस ग्राहक से अपने पति की बात करा देती है। ग्राहक उसका सारा पता बता देता है कि इस रेड लाइट एरिया में, इस कोठे पे, इस कमरे नंबर में। वह सारा पता उसके पति साहिल को बता देता है। पता बताने के बाद साहिल सोच में पड़ जाता है। साहिल सोचता है यदि वह पुलिस को खबर करता है तो पुलिस में खबर करने के बाद हो सकता है कि तानिया को कोई अनहोनी कर दी जाए, उसके साथ मारपीट की जाए या उसे गायब कर दिया जाए। तो वह फैसला लेता है। वह खुद ही ग्राहक बनकर उस कोठे पर जाता है और कोठे पर जाने के बाद महिलाओं को देखता है। जब उन महिलाओं में उसे अपनी पत्नी दिखाई नहीं देती, वह कोठे की मालकिन से कहता है कि अन्य कोई और महिला नहीं है। तो सुनीता पुजारी जो कोठे की मालकिन होती है वो कहती है, जो लड़की नहीं आई है उसे बुला कर लाओ, शायद ये उस लड़की को पसंद कर ले। जैसे ही तानिया अपने पति के सामने आती है तो उसकी आंखें झुक जाती हैं और उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। वह उसको पसंद कर लेता है और पसंद करने के बाद उसे कमरे में ले जाता है। कमरे में ले जाने के बाद तानिया पूरी घटना अपने पति को बताती है और पति घटना सुनने के बाद उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहते हैं कि तुम परेशान मत हो। अब हमें यह सोचना है कि यहां से हमें निकलना कैसे है। तो साहिल सोचता है कि अगर मैं तुम्हें ऐसे ही लेकर यहां से निकलता हूं, हो सकता है ये लोग इस चीज का विरोध करें, हमें मारें पीटें, तो इसलिए मुझे कुछ सोचने दो, मैं कुछ सोचता हूं। तो साहिल के दिमाग में विचार आता है कि क्यों न पुलिस को फोन किया जाए। वह वहां से ही पुलिस को फोन करता है। पुलिस को सारा वृत्तांत बताता है, सारी घटना बताता है कि उसकी पत्नी और उस तानिया और साहिल वह इस रेड लाइट एरिया में, इस कोठे पर, इस कमरे के नंबर में है। वहां की पुलिस भी बहुत अच्छी थी, तुरंत हरकत में आ जाती है और हरकत में आने के बाद, एक्शन में आने के बाद उस रेड लाइट एरिया को घेर लेती है और उस कोठे को घेर लेती है। उस कोठे को घेरने के बाद उस कोठे पर जाता है, उसका कमरा खोला जाता है तो उस कमरे में तानिया और उसका पति साहिल मिलता है। तानिया और साहिल को वहां से मुक्त करा लिया जाता है। मुक्त कराने के बाद जो अन्य महिलाएं वहां मौजूद होती हैं, जो दलालों के थ्रू वहां बेची गई थी, उन्हें भी मुक्त करा लिया जाता है। मुक्त कराने के बाद जो साहिल है अपनी पत्नी को लेकर बेंगलोर आ जाता है और वहां से 4 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। एक सुनीता पुजारी और एक रमीदा शेख और 2 अन्य युवक और गिरफ्तार किए जाते हैं और उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में वह उन 2 दलालों का भी नाम बता देते हैं जो तानिया को लेकर वहां आए थे। वो भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उन्हें जेल भेज देती है। तो दोस्तों, जो यह पति साहिल था, यह इतना अच्छा इंसान था कि इसने अपनी पत्नी को इतने बुरे हालात में भी अपनाया, अपनी पति को बचाया, उसका मान किया, सम्मान किया, उसे कोठे से बचा कर लाया। अगर कोई दूसरा पति होता तो वह
यह भी लांछन लगा सकता था कि तुम 15-16 दिन से यहाँ रह रही हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो, और उसे वहीं छोड़ लेता। लेकिन साहिल जो था वो बहुत अच्छा इंसान था, उसने अपनी पत्नी के दर्द को समझा और उसे गले लगाया। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य आप लोगों को परेशान या दुखी करना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना और सचेत करना है। धन्यवाद।